जय हिंद और नमस्कार सारे अभ्यर्थी मित्र व अन्य दर्शकगण। मैं ध्रुव जानी आप सबका ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अध्ययन हेतु इस विशेष श्रृंखला के 10वें उपाख्यान में स्वागत करता हूं। आज इस खंड का यानी कि प्रथम खंड का आखिरी अध्याय है जिसको मैं देखना है, जिसका नाम द बेयर नेसेसिटीज है, यानी कि बुनियादी आवश्यकता है, और कैसे सरकार इस बुनियादी आवश्यकताओं को प्रति व्यक्ति प्रति कुटुंब तक पहुंचाने में कैसे जो है पूरी रणनीति घड़ती है, क्या क्या कदम उठाती है, उसकी चर्चा यहाँ हमें करनी है। प्लस बेयर नेसेसिटीज आजकल क्या है, कोई भी व्यक्ति की, कोई भी कुटुंब की, वो भी एक चर्चा का विषय है, वो भी एक चर्चा की बात है। क्योंकि जैसे जैसे समय में आधुनिकता आ रही है वैसे वैसे हमारी जो बुनियादी आवश्यकताएं है, जो फंडामेंटल हमारी जो नेसेसिटीज है, वो भी, उसका भी जो प्रकार है, उसका स्वभाव है, वो चेंज होता जा रहा है। जैसे आज से करीब 50 साल पहले इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन जो है वो बेयर नेसेसिटीज़ का साधन नहीं माने जाते थे, मगर आज उन्हें अवश्य रूप से बेयर नेसेसिटी यानी कि एक बुनियादी आवश्यकता का साधन हमें मानना होगा, तब जाके कोई भी व्यक्ति, कोई भी कुटुंब इस दुनिया से कदम मिला पाएगा। तो इस तरह जो पूरा जो परिप्रेक्ष्य है वो जो चेंज हो रहा है, जो डायनामिज्म है, वो हमें यहाँ देखना है। साथ ही में इकोनॉमिक सर्वे में जैसे बेयर नेसेसिटी इंडेक्स जो एक सूचकांक है, जो यह बात सुनिश्चित करता है कि क्या जो बुनियादी आवश्यकता है वो कुटुंब तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, तो उसको यहाँ नापा जाता है। प्लस नया कॉन्सेप्ट है 2019 के इकोनॉमिक सर्वे में, जो थालीनोमिक्स, एक गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट जो है प्रतिपादित किया था, नया कॉन्सेप्ट, उसके आधार ही यह पूरा सूचकांक है। आज देखेंगे इस चैप्टर के माध्यम से कि कैसे सरकार जो है वो यह बुनियादी आवश्यकताओं को हम तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है और काम भी कर रही है। अगर कवर फोटो की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 आज 10वां लेक्चर है, 10वां अध्याय है इस खंड का, यानी कि इस खंड का आखिरी अध्याय है। नेक्स्ट हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे का सेशन रहेगा वो वॉल्यूम 2 का चैप्टर 1 रहेगा, जिनमें क्षेत्रवार अलग अलग क्षेत्रों की माहितियाँ में मिलती है, तथ्यात्मक माहितियाँ होती है। आज इस खंड का यह आखिरी अध्याय है जिसका नाम है द बेयर नेसेसिटीज। और ये सारी की सारी जो प्रतियोगिता परीक्षा है, न मात्र केवल संधि सेवा मगर अन्य सारी की सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण है। साथ ही में यहाँ अगर आप संधि सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग इस विशेष श्रृंखला के तहत ओवरव्यू लेने का प्रयास करते हैं, यह चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। मगर अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो आपको इस डॉक्यूमेंट को बहुत ही गहराई से समझना पड़ेगा। मगर यहाँ हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं जो कि एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए महत्वपूर्ण हो, अर्थशास्त्र के अभ्यर्थी के लिए भी महत्वपूर्ण है, मगर उन्हें थोड़ा और गहरा जाना पड़ेगा जो यहाँ हम लोग नहीं जाते हैं। तो इसलिए एक ओवरव्यू इस पूरे सर्वे का यहाँ आप ले सकते हो। आपका जनरल स्टडीज़ में जो इकोनॉमिक्स है उसमें जो इकोनॉमिक सर्वे का जो अध्ययन है वो यहाँ हम लोग अच्छी तरीके से करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी की चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको अपडेट जो है वो तुरंत ही मिल पाए। प्लस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए यहाँ जीएस का खजाना है। और मुझे लगता है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपके जीएस के सब्जेक्ट्स भी, इंक्लूडिंग योर करंट अफेयर्स, इंक्लूडिंग योर एडिटोरियल स्टडी, सब जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब आते हैं मुख्य बात पर। तो ये बात है आज की जो हमें देखनी है। अब अगर शुरू करें हमारी चर्चा तो देखिए, यह तो कवर है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। यहाँ ये चैप्टर हमें देखना है। दिस इज द चैप्टर ऑफ टुडे विच यू आर गोइंग टू सी, द बेयर नेसेसिटीज, यानी कि जो बुनियादी ज़रूरियातें हैं उनके बारे में यह चैप्टर वास्तविकता बयां करता है, जिसको हम लोग देखेंगे। देखिए ये इसका कवर है। कवर की शुरुआत जंगल बुक की एक पोएम से हुई है। जंगल बुक में एक सॉन्ग था, लुक फॉर द बेयर नेसेसिटीज, द सिंपल बेयर नेसेसिटीज, फॉरगेट अबाउट योर वरीज एंड योर स्ट्राइफ, आई मीन द बेयर नेसेसिटीज। यानी कि उसमें अपील की गई है मनुष्य को कि तुम्हें मात्र और मात्र तुम्हारी जो बुनियादी ज़रूरियत है उनकी ही चिंता करनी है, अन्य चिंता जो है वो तुम नहीं करो। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही एक अच्छा लाइफ लेसन हमें देखने को मिलता है वो सॉन्ग में से, जिसका यहाँ जिक्र लिया है। साथ ही इस चैप्टर में जो
हमारी जो बुनियादी सुविधाएं है उसको समझाने के लिए यहाँ हिंदी सिनेमा में 2 फिल्म हुई थी। उन फिल्मों का भी जिक्र किया है, उनका भी रेफरेंस लिया गया है और यहाँ से हमें बेयर नेसेसिटी यानी कि हमारी जो बुनियादी आवश्यकता है उसका मूल्य या उसका महत्व में समझाने का प्रयास किया है। एक फिल्म थी मैं आज़ाद हूँ, विच वॉज स्टारिंग अमिताभ बच्चन, एंड दूसरी फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। क्योंकि आमतौर पर हमें मालूम है कि हमारी जो बुनियादी ज़रूरियत है या आवश्यकता है वो रोटी कपड़ा और मकान है, मगर जैसे जैसे समय आधुनिक होता जा रहा है हमारी बुनियादी ज़रूरियतें भी बढ़ रही है, आवश्यकताएं भी बढ़ रही है। रोटी कपड़ा मकान के साथ आज हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए, हमें एजुकेशन चाहिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए, हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है, हमें जो है एक अच्छा वाला स्मार्टफोन चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए या एक्सेस टू इंटरनेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज बुनियादी आवश्यक आवश्यक जो चीज़ें होती है उनका स्थान लेने लगी है और ये परिणाम समय में जो फेरफार हुए हैं, समय जो आधुनिकता तरफ आगे बढ़ रहा है तेजी से, उसका कारण है। तो देखेंगे यहाँ यह बिंदु है आज के जिनके ऊपर आज हमें चर्चा करनी है। सबसे प्रथम बीएनआई के बारे में देखेंगे हम, सॉरी, क्या है ये इंडेक्स, कैसे कैलकुलेट होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स है, कौन कौन से डायमेंशंस है, इत्यादि चीज़ों की यहाँ चर्चा होगी। दूसरे में करंट स्टेटस किया है, इकोनॉमिक सर्वे का जो 10th चैप्टर है वो आज भारत में बेयर नेसेसिटी की जो परिस्थिति है उसे कैसी दर्शाता है उसके बारे में देखेंगे। संक्षिप्त में मैं आपको बोलूँ तो बेयर नेसेसिटी इंडेक्स में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वे लोग कह रहे हैं कि 2012 के मुकाबले 2018 में परिस्थिति में सुधार हुआ है। प्रति परिवार तक जो बुनियादी आवश्यकता है जो 2012 में पहुंचती थी वो ज़्यादा हो गई है, उसमें इजाफा हुआ है। तो उसका लाभ जो है वो प्रति हाउस होल्ड को मिलता है, प्रति कुटुंब को मिलता है। तो वो यहाँ तपासेंगे। और तीसरे में गवर्नमेंट का क्या रोल है, बेयर नेसेसिटीज़ को प्रति कुटुंब तक पहुँचाने में सरकार जो है वो क्या कदम उठा रही है, क्या क्या है सरकारी योजनाएं जो यहाँ इस क्षेत्र में चल रही है, इत्यादि चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। शुरू करेंगे अबाउट बेयर नेसेसिटीज से। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे समय आधुनिकता की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है तो वैसे ही जो हमारी बुनियादी आवश्यकता है उसमें भी फेरफार हो रहे हैं, उसका भी स्वभाव बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये बात हमें सुनिश्चित करनी होगी कि आज जो हम लोग बेयर नेसेसिटी की बात कर रहे हैं उनमें ये सारे रोटी कपड़ा और मकान के अलावा के जो सारे बिंदु है जो समय के अलग अलग बिंदु के ऊपर हमारे साथ जुड़े हैं आवश्यकताओं के रूप में या बुनियादी आवश्यकता के रूप में, क्या इनको यहाँ गिना जाता है? तो जी हाँ, वो सारी चीज़ों को गिना जाता है जिसमें सैनिटेशन आ गया, क्लीनलीनेस आ गई, आपका जो माइक्रो एनवायरनमेंट है वो आ गया। सैनिटेशन तो मैंने आपको बताया, फिर बाद में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ कैलकुलेट किया जाता है और फिर देखा जाता है कि भारत में प्रति कुटुंब तक यह सुविधा पहुँच रही है तो कैसे पहुँच रही है, किस गुणवत्ता की सुविधा पहुँच रही है। मात्र और मात्र ये नहीं देखा जाता कि पहुँच रही है या नहीं, कि सपोज पानी पहुँच रहा है, ड्रिंकिंग वाटर, या नहीं पहुँच रहा है, मात्र ये नहीं देखा जाता मगर कैसे पहुँच रहा है। क्या वो टैप वाटर से अपने घर में टैप है, क्या पड़ोसी के घर में टैप है, क्या उनको 5 किलोमीटर दूर टैप वाटर के लिए जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो यह सारी चीज़ों को, गुणवत्ता को भी साथ में रखकर यह इंडेक्स कैलकुलेट होता है, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। मैंने आपके सामने कुछ एक बिंदु तैयार रखे हैं ताकि ऐसी चीज़ों को समझने में हमारा समय जो है वो ज़्यादा बिगड़े नहीं। देखिए, सबसे प्रथम है 26 इंडिकेटरों का उपयोग होता है। 26 इंडिकेटर्स आर बीइंग कैलकुलेटेड फॉर कैलकुलेटिंग या फॉर कंपोजिटिंग बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। 26 मानक है, कुल 5 आयाम है। There are total 5 dimensions which includes water, cleanliness, dwelling, micro environment and other facilities. Dwelling यानी कि आवास, सूक्ष्म एनवायरमेंट यानी कि माइक्रो एनवायरमेंट यानी कि सूक्ष्म एनवायरमेंट, जो कि आप जहाँ रह रहे हैं, आपका कुटुंब जहाँ रह रहा है वहाँ की अगल बगल की जो परिस्थिति है वो कैसी है, क्या सफाई है, क्या मच्छर इत्यादि का उपद्रव है। तो वो सारी चीज़ों को यहाँ कैलकुलेट किया जाता है माइक्रो एनवायरनमेंट में। जैसे अगर हम किसी भी
स्लम एरिया का माइक्रो एनवायरनमेंट देखें तो वो बहुत ही खराब होगा, क्योंकि सबसे प्रथम तो वो गटर के ऊपर ही बना होगा। फिर आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है, क्लीनलीनेस अच्छी नहीं होगी, हाइजीनिक की जो है वो भी बहुत ही खराब रहेगी या खराब होगी। तो ये माइक्रो एनवायरनमेंट के इस पैरामीटर को दुर्बल बनाता है। तो यहाँ ये भी देखा जाता है। और आखिरी में अदर फैसिलिटीज़ जैसे वेंटिलेशन है या अन्य कोई चीज़ों को यहाँ देखा जाता है। तो कुल मिला के यह 5 आयामों पर इस पर्टिकुलर सूचकांक यानी कि बेयर नेसेसिटी इंडेक्स की गिनती होती है, इसको गिना जाता है। अब अगर रेंज की बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, यानी कि अगर आपका प्रदेश, अगर आपका राज्य या आपका देश 1 से करीब है तो परिस्थिति अच्छी है, बेयर नेसेसिटीज ज़्यादा से ज़्यादा कुटुंब तक पहुंच रही है, अच्छी गुणवत्ता में पहुंच रही है। मगर अगर आपका इंडेक्स 0 से करीब है या 1 से दूर है, 0 से करीब है, तो परिस्थिति पूरी विपरीत हो जाएगी। बेयर नेसेसिटीज कम से कम कुटुंबों तक पहुंचती है वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं होती है। तो यह सारी चीज़ों को यहाँ ध्यान में रख के ऐसे BNI रेंज सार्वजनिक किए जाते हैं। और डेटा की बात करें तो यहाँ डेटा का सोर्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो सर्वे होते हैं, उन सर्वे में 2012 का सर्वे और 2018 का सर्वे, इन दो सर्वे के जो आंकड़े हैं उनको एज ए सोर्स या एज ए बेस बनाकर यह पूरा इंडेक्स कंपोजिट किया गया है। तो ये यहाँ हमें याद रखना है। तो ये बात रही अबाउट BNI की। अब अन्य 2 भी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, जिनमें से एक है क्लासिफिकेशन, कि इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण कैसे होता है। आमतौर पे 3 वर्गों में इसको विभाजित किया जाता है। सबसे प्रथम ओवरऑल बेयर नेसेसिटी इंडेक्स आता है भारत का, फिर आता है अर्बन एरिया का, मात्र और मात्र अर्बन एरिया का, और फिर आता है रूरल एरिया का। तो इस तरीके से 3 अलग अलग भागों के नीचे इसको विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। और अगर कैटेगरिकल क्वालिफिकेशन देखें, जिसका मैंने जिक्र किया कि गुणवत्ता कैसी है, आवास है तो उसकी गुणवत्ता कैसी है, इलेक्ट्रिसिटी है तो उसकी गुणवत्ता कैसी है, क्या 24 घंटे है, क्या 3 फेज कनेक्शन है, ठीक है। अगर सैनिटेशन है, अदर फैसिलिटीज की बात करें, सैनिटेशन है तो उसकी गुणवत्ता कैसी है, क्या पाइप्ड सीवेज सिस्टम है, क्या सेप्टिक टैंक है, या क्या ट्विन और सिंगल पीट है। तो इस तरीके से इसे 3 विभागों में विभाजित किया जा सकता है, हाई, मीडियम और लो। अगर जो आपको सुविधा मिल रही है, अगर वो सबसे उच्च गुणवत्ता की है तो वो हाई की कैटेगरी में आएगा। अगर मध्यम गुणवत्ता की है तो वो मीडियम की, और अगर वो गुणवत्ता रहित है, गुणवत्ता शून्य है, तो उसे लो की कैटेगरी में रखा जाएगा कि हाँ, चीज़ें मिल रही है, सुविधा मिल रही है, मगर उसकी गुणवत्ता बहुत ही खराब है, घटिया है। तो इस तरीके से इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। हम लोग डिटेल्ड में नहीं उतरेंगे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, क्योंकि एक एक परिमाण के यहाँ डिटेल्ड हमें क्लासिफिकेशन दिए गए हैं हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट होता है जैसे हमें मालूम है। तो यहाँ हम लोग उन डिटेल में उतरने से बचेंगे, मगर यहाँ एक एग्जाम ओरिएंटेड व्यू से एक ओवरव्यू बनाने का प्रयास करेंगे, एक विहंगावलोकन करेंगे, और एक उसके ऊपर जो पूरा आइडिया है उसको पॉलिश करेंगे। तो ये बात रही BNI की। फिर आगे देखें तो हमें समझना है कि इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक BNI जो है वो कैसा रहा। तो देखिए, मैंने जैसे शुरुआत में जिक्र किया, 2019 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक थालीनोमिक्स का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ने कमेंस किया। थालीनोमिक्स विच मीन्स इकोनॉमी ऑफ फूड प्लेट, विच मीन्स थाली इन इंडिया। और इसके तहत, इस थालीनोमिक्स के तहत BNI को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। और आज इस इकोनॉमिक सर्वे के तहत सरकार ने BNI इंडेक्स जारी किया है और कहा है कि 2012 की परिस्थिति से 2012, क्योंकि यहाँ 2 आंकड़े लिए हैं, 2012 के लिए, 2018 के लिए है, तो 2012 की परिस्थिति से BNI इंडेक्स में भारत में 2018 में अच्छा प्रदर्शन किया है, सुधार देखने को मिलता है, चाहे वो रूरल इंडिया हो, अर्बन हो, या ओवरऑल इंडेक्स की बात करें। तो अपने आप में यह सकारात्मक इंडेक्स है। यहाँ भारत की जो स्थिति है वो सुधरी है।
प्रति कुटुंब जो सेवाएं, बुनियादी सेवाएं 2012 में पहुंचती थी, उससे कहीं ज़्यादा और कई अच्छी सेवाएं 2018 में पहुंच रही है, ऐसा यहाँ BNI इंडेक्स का कहना है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के मुताबिक। तो इसको समझेंगे एक मैप के जरिए जो कि हमें इकोनॉमिक सर्वे से ही प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ 3-4 जो है विभाजन है जिसका जिक्र हमने किया था, ओवरऑल है, अर्बन है, रूरल है। हमें मात्र ओवरऑल ही देखना है और चीज़ों को समझना है। तो सबसे प्रथम जो ऊपर आपको दिख रहा है वो ओवरऑल है, यानी कि अर्बन प्लस रूरल 2012 का है, 2018 का है। देखिए 2012 में कितना रेड पोर्शन वाला एरिया है। ये कहता है कि सारा जो रेड पोर्शन है वह कहता है कि 0.50 से नीचे है, यानी कि उससे कम, लोअर देन 0.50। जितना एक से करीब हो उतना अच्छा है, मगर ये मात्र और मात्र आधा है। और जो पीला पोर्शन दिखता है आपको वो कहता है 0.50 से 0.70 तक, ये पीला वाला। और वहीं जो ग्रीन वाला है वो कहता है अबाउ, यानी कि ग्रेटर देन 0.70। तो 2012 में मात्र एक ही ऐसा राज्य था, दो ऐसे राज्य थे। एक था गोवा जो कि संपूर्ण राज्य था, और एक था दिल्ली, ठीक है, जिनमें 2012 के आंकड़ों के मुताबिक BNI जो था, BNI इंडेक्स, वो 0.70 से अबाउ था, उससे ऊपर था, यानी कि परिस्थिति अच्छी थी, एक से करीब था। मगर अन्यथा जो अधिकांश जो भारत का अगर आप क्षेत्र देखें तो 0.50 से 0.70, यानी कि पीला वाला था, मॉडरेट था, और लाल वाला था वो एकदम बिलो 0.50 था, यानी कि बहुत ही खराब परिस्थिति थी। मगर जैसे ही 5-6 वर्षों के बाद के आंकड़े देखें तो हमें यहाँ एक ड्रामेटिक चेंज देखने को मिलेगा, एक नाट्यात्मक फेरफार देखने को मिलेगा। वो है कि जो लाल वाला पोर्शन था वो साला हो गया पीला वाला, यानी कि 0.50 टू 0.70, और 0.50 से जो बिलो वाला है पोर्शन वो बहुत ही कम रह गया। अगर मुझे उन राज्यों के नाम देने होंगे, नाम देने पड़े, तो मैं कहूँगा कि झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है। ये सारे ऐसे राज्य हैं जो कि आज भी 0.50 से नीचे का BNI रखते हैं, यानी कि वहाँ जो कुटुंब रहते हैं उन तक गुणवत्तापूर्ण और पर्याप्त सुविधाएं, पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, आवश्यकताएं उन तक नहीं पहुँचती है। ठीक है, ये इसका जो है एक सरल हिसाब है। और अगर ग्रीन स्टेट देखें कि जिनका 0.70 से अधिक का स्कोर है, तो उसमें 2012 के मुकाबले इजाफा हुआ, क्योंकि 12 में हमने 2 ही एंटिटी देखी थी, एक देखा था गोवा, एक देखी थी दिल्ली। यहाँ हमें कई सारी एंटिटी देखने को मिलेगी, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मिजोरम। ठीक है, तो ये सारे ऐसे क्षेत्र है, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश की, जहाँ BNI इंडेक्स की परिस्थिति अच्छी है और अच्छी है। साथ ही अगर आपको रूरल और अर्बन क्लासिफिकेशन देखना है तो आप इकोनॉमिक सर्वे देख सकते हैं, जो कि एक सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है, इजीली अवेलेबल है। आपको मात्र और मात्र उसे ऑब्जर्व करना है, उसमें कोई चीज़ें याद नहीं रखनी है या कोई और कंटेंट नहीं देखना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि इतना जो है एकदम दबा के उसमें कंटेंट देते हैं कि आप उसको बाइफरकेट नहीं कर पाएंगे। तो वो काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको मात्र और मात्र इसको ऑब्जर्व करना है अगर आपको इच्छा हो तो। ठीक है, तो ये बात रही इसके ओवरऑल BNI की। अब हमें तीसरा मुद्दा देखना है जिसके तहत गवर्नमेंट काफ़ी सारी एक्टिव रहती है और BNI को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने में लगी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा कुटुंबों तक जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने में कार्यशील रहती है। NDA लेड नरेंद्र मोदी की सरकार भी कुछ ऐसी ही है, काफ़ी सारी योजनाओं का ढेर उन्होंने हमारे सामने खड़ा कर दिया है, जो कि BNI सुधारने में प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जिम्मेदार रहती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब करीब राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अगर दोनों की मिला ले तो करीब करीब 400 स्कीम्स चल रही है, 400 योजनाएं, जो कि मात्र और मात्र BNI को सुधारने के लिए है, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। ठीक है, तो ये एक प्रकार से योजनाओं की जाल है अपने आप में। ये इस पूरी
प्रक्रिया को दुर्बल बनाएगी। मगर ये एक अलग विषय है, अलग चर्चा है। हमें यहाँ मात्र इसकी सराहना करनी है कि सरकारी ऐसी कौन कौन सी योजना है जिन्होंने कंसिडरेबल जो है एक प्रकार का फेरफार किया या सुधार किया या उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन अपना दिया। देखेंगे सबसे प्रथम इसमें है स्वच्छ भारत, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो, यानी कि यू हो और रूरल हो, ग्रामीण का हो या अर्बन एरिया का, दोनों स्कीम ने आई मीन बीएनआई को बढ़ाने में मदद की है। देखिए ये यहाँ इसके ऑब्जेक्टिव्स है जो कि स्कीम बनाते समय तय किए जाते हैं, इसके उद्देश्य, और यहाँ टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स है। हम लोग एक एक स्कीम देखेंगे और उसका ओवरव्यू लेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था और उसने कितना अचीव किया, कितना पाया है। देखिए सबसे प्रथम अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन रूरल की बात करें तो 2 अक्टूबर 2019 तक सारे ग्रामों को, भारत के सारे ग्रामों को या गांवों को ओडीएफ बनाना था, यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच क्रिया से मुक्ति जिसे कहते हैं। और उसने कर भी दिखाया। दुनिया देश भर में करीब करीब 10 करोड़ टॉयलेट्स बने, करीब करीब 10 करोड़ टॉयलेट्स बने, और एक तरह से ओपन डेफिकेशन को नाबूद करने की इस दिशा में केंद्र सरकार ने बहुत ही सराहना कामगिरी करी है। अब अगर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की बात करें तो यहाँ ओडीएफ तो है ही है, मगर उसके साथ वेस्ट मैनेजमेंट की भी बात आई कि जो म्यूनिसिपल एरियाज में जो वेस्ट कलेक्ट होता है उनको पहले तो सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना, लिक्विड, सॉलिड, और उसमें से जो सॉलिड वेस्ट है उसको फिर से जो उसको ट्रीट करना या उसको रिसाइकल करना। तो ये यहाँ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का एक उद्देश्य था, वो भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है उसको एग्जीक्यूट किया या इम्प्लीमेंट किया। आज लगभग 4000 से अधिक म्यूनिसिपल बॉडी पूरे देश में वेस्ट मैनेजमेंट कर रही है, वेस्ट ट्रीटमेंट कर रही है सेग्रीगेट करके। तो ये अपना आप में एक प्रकार की सिद्धि है जिसने सीधा ही सबसे प्रथम तो जो सैनिटेशन वाला मुद्दा था उसको हाइक मिली है, यहाँ से सफाई वाला मुद्दा था उसको हाइक मिली है, माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो भी सुधरा है, क्योंकि ओपन डेफिकेशन फ्री हुआ तो माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो भी सुधरेगा, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो अपने आप में यह स्कीम ने बीएनआई के इजाफे में, बढ़ावे में अच्छा सहयोग दिया है। दूसरी स्कीम की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि एक आयाम था, हमने देखा था ड्वेलिंग या आवास, तो यहाँ कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब करीब 3 करोड़ यानी कि 2,95,00,000 आवास बने हैं और लाभार्थियों को मिल भी गए हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में इस क्षेत्र में अच्छा काम है। बुनियादी आवश्यकताएं ज़्यादा से ज़्यादा कुटुंब तक पहुंचती है, और अगर 10 करोड़ जो है घर बने हैं तो मुझे लगता है कि औसत 2 करोड़ कुटुंबों को रहने का घर मिला होगा सरकार की वजह से। अगर यहाँ देखें प्रधानमंत्री आवास योजना में तो 2022 तक सबको घर देना है, 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो 2,95,00,000 थे वे तो मात्र और मात्र ग्रामीण विस्तार में थे, रूरल एरियाज में। अर्बन एरिया का हिसाब जो है वो अलग है, और अर्बन एरिया का हिसाब कहता है कि 70 लाख हाउसेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड फॉर द बेनिफिशियरीज ऑफ अर्बन एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार अपने उद्देश्य की तरफ बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रही है, और लगभग 2022 नहीं तो 2024 तक सबके लिए आवास जो है वो बनाए जाएंगे और सबको आवास मिले जाएंगे। तो ये भी अपने आप में बेयर नेसेसिटीज़ का जो एक आयाम है उसको मजबूत कर रहा है, जो कि बेयर नेसेसिटी इंडेक्स को मजबूत करेगा। उसके बाद देखें तो जल जीवन मिशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ
दिस मिशन इज टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट वाटर ऑफ ड्रिंकिंग टू ईच एंड एवरी हाउस वाया टैप। हर घर नल जिसे कहते हैं, और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, और केंद्र सरकार ने इसके लिए काफ़ी फंड भी जो है धनराशि भी काफ़ी छोड़ी है, काफ़ी फंड दिया है, और 2024 तक प्रति घर में नल होना चाहिए, यह सरकार का महत्वाकांक्षी उद्देश्य है 2024 तक। हर घर नल। और अगस्त 2019 के मुताबिक 3.23 करोड़ हाउस होल्ड्स को टैप वाटर सप्लाई मिल गई है। यह कुल 17% है। तो अभी और 83% हाउस होल्ड्स को नल से जल देना बाकी है, और इसके ऊपर सरकार जो है वो बहुत ही युद्ध तेजी से या युद्ध गति से कार्य कर रही है। तो ये बात रही जल जीवन मिशन की। उसके बाद है सहज बिजली हर घर योजना, एनर्जी का मुद्दा है, जिसके तहत 2015 में गवर्नमेंट ने सौभाग्य योजना लॉन्च करी थी, प्रति घर को इलेक्ट्रीफाई करने की। इस योजना में काम तो चल रहा है, मगर 2019 तक अर्बन एरियाज के कंट्री के जो अर्बन एरियाज थे, जो शहरी विस्तार थे, उनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया। अर्बन एरिया के काम चल रहे हैं, और वो भी प्रोबेबली 2024 तक सारे ग्रामीण एरिया भी इलेक्ट्रीफाई हो जाएंगे, ऐसा यहाँ केंद्र सरकार का मानना है। तो ये भी अपने आप में बेयर नेसेसिटी इंडेक्स में बढ़ावा करेगा, परिस्थिति को सुधारेगा। अब आगे देखें तो एक आखिरी योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये भी क्लीन एनर्जी की बात करती है। क्लीन एनर्जी, जो ग्रामीण इलाकों में फ्यूल वुड इस्तेमाल होता था, यानी कि लकड़ियों से खाना पकाया जाता था, वहां उसकी जगह अब एलपीजी यानी कि स्वच्छ ऊर्जा से खाना पकाया जाएगा या जा रहा है। ठीक है, और करीब करीब इससे 90 लाख लोगों को फायदा मिला है। पीपल बेनिफिटेड। ठीक है, तो सरकार जो है वो अपने आप में इस बेयर नेसेसिटी इंडेक्स को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए रात दिन काम कर रही है। और यहाँ कुछ एक हमने ऐसी योजनाएं देखी, प्रतीकात्मक योजनाएं देखी, जो अपने आप में जिन्होंने कंसिडरेबल कोई जो है योगदान दिया हो, नोंधपात्र योगदान दिया हो। जैसे अन्यथा मैंने आपको बताया कि लगभग 400 से अधिक स्कीम चल रही है, तो ये एक प्रकार की जाल है, पेचीदी जाल है। इनमें से हमने महत्वपूर्ण बीएनआई को प्रभावित करने वाली योजनाओं को देखा, उनके उद्देश्य वो, उसमें जो टारगेट अचीवमेंट्स हुए हैं उसको भी देखने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। ये इस वॉल्यूम का आखिरी लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर से वॉल्यूम 2 शुरू हो जाएगा। उसका प्रथम लेक्चर में जो है हमें मिलना है। तो तब तक के लिए ग्रोथ मोड यूपीएससी देखते रहिए और अपनी पढ़ाई जो है वो करते रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।